27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई। अब जिसको समान नागरिक संहिता कहा जा रहा है वो कितनी समान है और कितनी नागरिकों के लिए है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। हमारा ये मानना है कि ये पूरी कवायद एक तरह से अल्पसंख्यक द्वेषी है, महिला विरोधी है, असंवैधानिक है और मोटे तौर पर पूरी जनता के खिलाफ है। इस पर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये यूसीसी आया कहाँ से। तो भारत के संविधान में इसका उल्लेख जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें अनुच्छेद 44 में है और उसमें कहा गया है कि राज्य यानी सरकार, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, देश की सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हासिल करने का प्रयास करेगी। तो ये पूरे देश के लिए बनाया जाना था, लेकिन एक राज्य की सरकार ने बनाया है। अब राज्य की सरकार को देखा देखी भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों की सरकारें कह रही हैं कि वो भी अपने अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता बनाएगी। तो आप सोचिए कि इस राज्य में, गुजरात में, इस देश में गुजरात में एक समान नागरिक संहिता होगी, एक असम की भी नागरिक संहिता होगी, उत्तर प्रदेश में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी और गोवा में तो पहले से है। 1867 में गोवा में, पुर्तगाल में यह समान नागरिक संहिता लागू हुई। 1869 में उन्होंने ओवरसीज टेरिटरी के लिए यानी कि विदेशों में जो भी उनकी सीमाएं हैं वहाँ इसको लागू किया। तो गोवा में तब से एक समान नागरिक संहिता है, गोवा की एक तरह की नागरिक संहिता है। तो आप सोचिए कि कितनी तरह की समान नागरिक संहिताएं होंगी और वो फिर समान कैसे होंगी। तो ये एक पहलू इसका है। दूसरा पहलू ये है कि हम जो इस देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, हमारे यहाँ नागरिकता देश की होती है, किसी प्रांत की, किसी प्रदेश की नहीं। यानी हम उत्तराखंड के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। तो नागरिकों के लिए कोई संहिता बनेगी तो पूरे देश के स्तर पर बनेगी। ये इसका एक पहलू है। और जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब ये चर्चा करना भी समीचीन है कि देश का संविधान जिस समय बन रहा था आज़ादी के बाद, तो उस संविधान सभा में इसको लेकर के चर्चा हुई और चर्चा में संविधान सभा के जो अल्पसंख्यक सदस्य थे उन्होंने वही आशंकाएं प्रकट की जो आज के दिन पर आशंकाएं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई और चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि ये संविधान में लिख दिया गया है और यदि ये कह दिया गया है कि नागरिकों के लिए राज्य एक नागरिक संहिता बनाएगा तो उन पर यह सिर्फ इसलिए नहीं थोप दी जाएगी क्योंकि वो नागरिक हैं। आज की तारीख में उत्तराखंड में यही हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भावी संसद ये तय कर सकती है कि जब वो पहली बार समान नागरिक संहिता बनाए तो वो ऐच्छिक हो, स्वैच्छिक हो कि कौन व्यक्ति इस संहिता से शासित होना चाहता है और कौन इससे शासित नहीं होना चाहता है। और ये कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि वो कोई अनोखी बात नहीं कह रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि 1937 में जब शरीयत एक्ट बना तो उस शरीयत एक्ट में ये प्रावधान था कि कौन उससे शासित होना चाहता है और कौन नहीं। तो ये तो इतिहास में बात हो रही थी, पूरे देश के लिए नागरिक संहिता बननी थी, लेकिन वो पूरे देश के लिए नहीं बनी, एक राज्य में प्रयोग के तौर पर और एक ऐसी सरकार ने जिसका समानता में विश्वास नहीं है, बल्कि जो उसका अंग्रेजी नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब समानता नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, और एक रूपता समानता के समतुल्य नहीं है, बल्कि एक रूपता ऐसा मूल्य है कि सबको एक जैसा बना देना है। इस देश में भारत सरकार ने 2018 में विधि आयोग की सिफारिशें लागू की। विधि आयोग ने भारत सरकार को अपनी सिफारिशें दी और विधि आयोग ने डॉक्टर जस्टिस BS चौहान जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने उन सिफारिशों में लिखा, उन्होंने कहा कि UCC एट दिस स्टेज इज़ नाइदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल। यानी इस स्टेज पर, इस अवस्था में, अभी के वक्त में UCC न तो ज़रूरी है न वांछित है। तो एक तरह से पूरे देश के पैमाने पर यह बात हो रही थी, लेकिन उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई।
अब ये जो यहाँ की समान नागरिक संहिता है, ये कितनी समान है ये एक अलग पहलू, लेकिन इसको लेकर के जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के की जा रही है। और लिव इन रिलेशनशिप को भी उसकी चर्चा, अफसोस की बात है कि भाजपा के बाहर भी जो लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, वो उस लिव इन रिलेशनशिप के मसले की चर्चा बहुत ही प्रतिगामी तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही रिग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं। वो कोई प्रगतिशील नज़रिए से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवतियों के निजता के सवाल को लेकर के नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसको कुछ संस्कृति का सवाल बना दे रहे हैं। तो असल में तो संस्कृति का मसला नहीं है, और लिव इन रिलेशनशिप से ज़्यादा जो चीज़ सबको प्रभावित करेगी वो विवाह के प्रावधान हैं, और विवाह को के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। हालांकि 3 श्रेणियों में विवाह को बांटा गया है, शादी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक शादी वो होगी जो 27 जनवरी 2025 के बाद हुई, यानी यूसीसी लागू होने के बाद हुई शादी, उनको 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरी श्रेणी शादियों की वो है जो 26 मार्च 2010 से और 27 जनवरी 2025 के बीच में हुई होगी। और तीसरी शादियों की श्रेणी वो है जो 26 मार्च 2010 से पहले हुई होंगी। 26 मार्च 2010 की तारीख इसलिए है क्योंकि उस दिन उत्तराखंड कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन हुआ था। तो 26 मार्च 2010 के बाद वाली शादियों को भी रजिस्टर कराना है, उनके लिए अवधि है 6 महीना। 26 मार्च 2010 से पहले वाली शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अवधि 6 महीना है। अब सवाल यह है कि अगर उत्तराखंड में कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट मौजूद था, उसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो सरकार लोगों को दोबारा से लाइन में खड़ा क्यों करना चाहती है, उनसे दोबारा रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहती है? तो ये भी इस कानून का एक पहलू है। जब से इस देश में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार आई है, तब से सिर्फ लोगों को लाइन में खड़े करने के लिए नए नए आयोजन लगातार हो रहे हैं, नए नए कारनामे लगातार हो रहे हैं। किसको किससे लिंक कराना है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना है, आधार को राशन कार्ड से लिंक कराना है, आधार को बैंक खाते से लिंक कराना है, आधार को जाने किस किस से लिंक कराना है। तो अब आपको अपनी शादी को भी आधार से और आधार को भी शादी से लिंक कराना है। ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि 26 मार्च 2010 के बाद जो शादियां हुई हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको दोबारा क्यों रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? चूँकि वो तो सरकार के यहाँ पहले से रजिस्टर्ड है। तो लेकिन सरकार ने तय किया कि उन सबको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। 26 मार्च 2010 से पहले की भी सारी शादियों को, अब 26 मार्च 2010 से पहले की शादियों को अगर कह दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अनंत काल वो 1947 में हुई कि 1950 में हुई कि 1960 में हुई, सब विवाहों को रजिस्टर कराना है। और उसमें चूँकि विधुरों और विधवाओं के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है, इसलिए उसके दायरे में सारे लोग हैं, सबको रजिस्ट्रेशन करा देना है, सबको रजिस्टर कराना है। और रजिस्टर कराने की प्रक्रिया में सबको एक तरह से वो 16 पन्ने का फॉर्म भरना है, जिसमें तमाम तरह की निजी जानकारियां मांगी गई हैं, तमाम किस्म की व्यक्तिगत जानकारियां जिनका सरकार से कोई सरोकार नहीं है, ऐसी जानकारियां मांगी गई हैं। जैसे ये कि विवाह से पहले का आपका स्टेटस क्या था, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे कि नहीं रहते थे। अब ये सोचिए कि किसी सरकार को ये क्यों जानना है कि कोई व्यक्ति विवाह से पहले उसके विवाह का स्टेटस क्या था, उस विवाह से पहले अवैवाहिक अवस्था में उसका स्टेटस क्या था, ये सरकार के लिए किस तरह उपयोगी है। तो लेकिन ये आपको बताना है, और ये बताने के अलावा आपको 16 पन्ने का वो फॉर्म भरना है जिसमें तमाम निजी, तमाम व्यक्तिगत जानकारियां हैं जिनका कोई महत्व नहीं है सिवाय इसके कि सरकार आपका डेटा इकट्ठा करना चाहती है, लोगों का, जनता का डेटा इकट्ठा करना चाहती है। तो ये डेटा इकट्ठा करने का काम विवाह में होगा, ये लिव इन रिलेशनशिप में होगा, ये तलाक में होगा, और ये उत्तराधिकार वाले पहलुओं में भी होगा। एक तरह से कि सारा का सारा डेटा एक तरह से सरकार जमा करेगी, तमाम जानकारियाँ। और जैसे विवाह में बात हुई, तो विवाह का रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि हो गया है, तो अब विवाह का रजिस्ट्रेशन करके आप छूटेंगे नहीं, बल्कि विवाह का रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर व्यक्ति ने, जिसने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया, उसने घर बदला, उसने ईमेल बदला, उसने फ़ोन नंबर बदला, तो उसको दोबारा से जाकर के वहाँ उसमें अपडेट कराना पड़ेगा। उस विवाह से संतानोत्पत्ति हुई तो उसको फिर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि उसका पूरा जीवन एक तरह से
उस यूसीसी के पोर्टल से बांध दिया गया है, यूसीसी के ऐप से बांध दिया गया है, उसको हमेशा ये करना है। तो उस आम व्यक्ति का सारा डेटा वहाँ सरकार के खजाने में जमा है, सरकार के पोर्टल पर जमा है। और एक तो ये खतरा मौजूद है कि वो वेबसाइट जिस तरह से चल रही है, किस दिन वेबसाइट हैक हो जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं। और उसके अलावा सारी नागरिक की निजी जानकारी सरकार के पास यदि जमा है तो ये एक तरह से निगरानी तंत्र बनाने की कोशिश, एक पुलिसिया तंत्र, एक सर्वेलांस स्टेट बनाने की कोशिश है, जिसमें नागरिक पर हर समय उसके मामूली से मामूली जानकारी की, उसके परिवार में कितने बच्चे हैं इसकी जानकारी भी सरकार रखे। तो ये एक तरह का निगरानी तंत्र बनाने की, एक सर्वेलांस स्टेट बनाने की कोशिश, वो विवाह में भी। और आप सोचिए कि जो लोग समझ रहे थे अब तक कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ होगा, तो अल्पसंख्यकों के तो तमाम रीति रिवाजों को बुलडोज कर दिया गया है। ये सही बात। अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों के प्रति जो सरकार का हिकारत का भाव है, घृणा का, नफरत का भाव है, वो तो इससे समझ सकते हैं कि कोई एक अल्पसंख्यक सदस्य भी उस यूसीसी बनाने वाली कमेटी में शामिल नहीं था। किसी एक अल्पसंख्यक सदस्य को भी इस लायक नहीं समझा गया कि उस कमेटी में शामिल हो सके। तो वो उनके प्रति तो है, लेकिन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। लेकिन बहुसंख्यक भी जो हैं, जो समझते हैं कि उनके धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है, वो ये समझ लें कि उनके विवाह की, उन्होंने धार्मिक रीति रिवाज से विवाह किया, लेकिन उनके विवाह की मान्यता तभी है जब वो यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्टर कर लेंगे। उनका विवाह तभी वैध है, अन्यथा उस विवाह की वैधता नहीं है। और यूसीसी के पोर्टल पर अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो 10,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। तो एक तरह से जिसको सिविल कोड कहा जा रहा है वो क्रिमिनल कोड में तब्दील कर दिया गया है, क्रिमिनल कोड में बदल दिया गया है। और लिव इन रिलेशनशिप के मसले पर तो एक तरह से लोगों की निजी जिंदगी में उनकी निजता को भंग करने, उनकी निजता का हनन करने का प्रावधान, तमाम तरह के प्रावधान कर दिए गए हैं। उसमें रजिस्ट्रार शामिल है, उसमें पुलिस भी शामिल है। अब लिव इन रिलेशनशिप का पुलिस से क्या लेना देना है ये सरकार जाने, इस कानून को बनाने वाले जाने, लेकिन एक तरह से उसको पुलिसिया जांच के दायरे में उसको ले आया गया है कि सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। इसके लिए उसमें जिनको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है उनको एक आवास की व्यवस्था भी सरकार को प्रस्तुत करनी है। तो अगर किराए के मकान पर रहना है तो मकान मालिक का भी सब ब्यौरा, उसके सारे डिटेल्स, पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, तमाम चीज़ें जमा करनी है और रजिस्ट्रार उसका इंस्पेक्शन करेगा। तो एक तरह से उस पूरी ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। और अगर लिव इन रिलेशनशिप का 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसमें 3 महीने की सज़ा, 10,000 रुपया जुर्माना कर दिया जाएगा। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही एक तरह से अपराध है। लिव इन का स्टेटमेंट नहीं प्रस्तुत करने पर 6 महीने की सज़ा है, 25,000 रुपया जुर्माना है। तो एक ये लिव इन रिलेशनशिप को जितना जाल उसका बनाया गया है, जितना रजिस्ट्रेशन का लंबा चौड़ा जाल बनाया गया है, तो एक तरह से लोग अपने स्वतंत्र चुनाव को, कि वो जीवन में किसके साथ रहना चाहते हैं, अपने निजी जीवन में किसके साथ रहना चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश, उनकी निजता पर सीधा हमला, उनकी प्राइवेसी पर सीधा हमला करने की कोशिश इस कानून के जरिए की गई है। तो इसलिए ये आज की तारीख में ये जो पूरा कानून है ये संविधान का उल्लंघन करता है। ये एक ऐसा कानून है कि ये इस राज्य के नागरिकों को पर तो, इस राज्य के निवासियों पर तो लागू होगा ही होगा, लेकिन ये कहा गया है कि उत्तराखंड का रहने वाला देश के किसी भी राज्य में रहता होगा तो उस पर यह कानून लागू होगा। तो ये अपने आप में जो हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे का उल्लंघन है। राज्य की सरकार अपने राज्य की सीमाओं के भीतर कानून बना सकती है, उसका ज्यूरिसडिक्शन वही है। ये ऐसा कानून है कि एक राज्य की सरकार ने अखिल भारतीय कानून बनाया है कि पूरे देश में लागू होने का वाला कानून बनाया है। तो संघीय ढांचे का भी इस तरह से अतिक्रमण किया गया है और बहुत साफ तौर पर संविधान का उल्लंघन, संघीय ढांचे का अतिक्रमण, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इसका पूरा झुकाव है। इसका लोगों की निजता का सीधा सीधा उल्लंघन। वो अपने जीवन में किसका चयन करना चाहेंगे अपने साथी के बतौर, किस तरह का चयन करना चाहेंगे अपने जीवन साथी के बतौर, इसको भी नियंत्रित करने की कोशिश, और न केवल नियंत्रित बल्कि इसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश। इसलिए इस कानून को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। तमाम नागरिक समाज को इस कानून का विरोध करना चाहिए, इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए।